सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। पहले मैं पूछता हूं हमारे सुनील शुक्ला साहब से। सुनील शुक्ला साहब थे बिहार में। सुनील सर, जो तस्वीर निकल कर आई है, जैसा कि है 27 लोगों की टीम, उसमें साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी 14, साथ में 8 जो है जेडीयू हैं, 2 एलजेपी हैं और हम एक और कुशवा पार्टी एक। तो पहला, सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर कि ये जो पूरे का पूरा निकला है, कैबिनेट का सीन है, कैसे देखें, कैसे लें? क्योंकि दिख रहा है कि जेडीयू बड़ी उसमें ताकत में है, सारा कुछ है, लेकिन जो प्रोपोर्शनेट है 89 और 84, 85, कैसे इसकी क्या पहली आपकी क्या देखने का समय आपकी समीक्षा है? पहला आपका राय सुनील। धन्यवाद संजीव जी। सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने पूछा कि आखिर इतनी कम मंत्री जेडीयू ने क्यों बनाए। बहुमत के लिए तो केवल 122 सीट चाहिए, 80 सीटें अधिक हैं, 202 की संख्या है एनडीए के पास, और लगभग 4 सीटें अधिक हैं, 4 सदस्य अधिक हैं भारतीय जनता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तुलना में। 89 बीजेपी के हैं, 85 जनता दल यूनाइटेड की। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी ने अपने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आने वाले मंत्रियों की संख्या कम रखी, यानी कि मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना बना के रखी और ऐसे पद खाली रखे जिसपे मंत्री बनाने का अधिकार जनता दल यूनाइटेड को हो। तो ये क्या ये अनायास है या सयास है या इसके पीछे सोची समझी राजनीति है? व्याख्या इसकी होनी चाहिए। क्यों करेगा कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी को लाने ले जाने की कोई चिंता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, और क्या बल्कि कहा जा रहा है कि एनडीए के 5 पांडवों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन लिया है। कोई संकट नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपने कोटे के मंत्री के पद खाली रखे। क्यों रखे? क्या यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के पल रहे अविश्वास का परिचायक है? क्या अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी में टूट को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उस पर लगाम लगाए रखने के लिए? क्या जो अन्य दल हैं जो जेडीयू के साथ अपना विलय भी कर सकते हैं, उनको प्रलोभन देने के लिए? क्यों है ये? मेरा मानना है कि ये अनायास नहीं है। नीतीश कुमार जी कोई काम यूं ही नहीं कर देते और बार्गेन करने में, अपनी बात कहने में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कहते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि जो अविश्वास की स्थिति है, जो कॉन्फिडेंस डेफिसिट है एक दूसरे के प्रति, फेथ की डेफिसिट है, वो बढ़ी है। जिस तरीके से आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी, हम आप नहीं जानते हैं, कोई अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का अध्यक्ष अपने कोटे से चाहती है। क्यों चाहती है? विधानसभा का अध्यक्ष एलजेपी का हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो जाए, जेडीयू का हो जाए, बीजेपी का हो जाए, किसी का हो जाए, बीजेपी अपना ही क्यों चाहती है? क्या पीछे इसका रहस्य हो सकता है? अगर सब कुछ सामान्य है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर आप विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के इतने संवेदनशील है बीजेपी, तो क्या नीतीश कुमार को संवेदनशील नहीं होना चाहिए? और अगर क्या दलों को बचाए रखने में, टूट की गतिविधियों को रोकने में या टूट की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका नहीं होती? आप जो उदाहरण देख लीजिए कि पूरी की पूरी सरकार चला दिया नार्वेकर साहब ने महाराष्ट्र में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। आज तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश को यह कहना पड़ा है कि आप तय कीजिए कि आप नया वर्ष कहां बताना चाहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के लोगों की क्या भूमिका रही है, सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही थी, उस समय के विधानसभा अध्यक्ष कृष्णनाथ त्रिपाठी जी की क्या भूमिका थी, ये एक बड़ा सवाल है। तो विधानसभा अध्यक्ष आज मिलीजुली सरकारों को चलाने में उनकी महती भूमिका है। और भारतीय जनता पार्टी अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहती है।
मेरा अपना मानना यह है कि आज के सरकार गठन में का एक बड़ा संदेश जो मेरा अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा अपना मानना यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के में पनप रहा असंतोष का परिचायक है। सब कुछ सामान्य नहीं है। एक पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाली सरकार का आज गठन नहीं हुआ। यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी नहीं चलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प छोड़ दी है, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है और इस प्रयास में लगी हुई है, या इस प्रयास को उससे बंद कर दिया है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आज आप याद कीजिए कि 2020 की सरकार जब बनी थी तो प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे, आज वो मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो शीर्षस्थ रैंक एंड फाइल है वो पटना में मौजूद था। अगर आज बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता पटना में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज रंगत क्या होती। वह सपना भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के लिए संकल्पित है, और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत जुटा ले, और वह बहुमत जुटाने की गतिविधि या तो जनता यूनाइटेड को तोड़े, या अन्य जो महागठबंधन की पार्टियां उनको तोड़े, या जो अन्य जो पांचों पांडव हैं उनके लोगों को अपने साथ विलय कर ले। और अगर ये सभी घटनाक्रम होते हैं तो नीतीश कुमार जी कहां जाएंगे? वह एक नाथ शिंदे हो जाएंगे, वो एक मुख्यमंत्री पद पे बने ही रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज के मंत्रिमंडल गठन में यह मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बड़े सधे हुए कदम से इस बात का संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके मन में एक संदेह की स्थिति है, और इसीलिए उन्होंने अपने कोटे के मंत्रियों की संख्या कम रखी है। मैं सर सुनील सर 2-3 क्लिप दिखाना चाहूंगा जो भी बात की SIR की चल रहा है पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में भी आज यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और उनकी सरकार की मुखालफत थी, और वो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला भी, और SIR तमाम 2-3 क्लिप छोटी छोटी है, देखिएगा, आप सभी देखिएगा वहां से जो आई है। यही शायद जरूरत है, कांग्रेस बहुत जागी है हम कह सकते हैं। देखिएगा 2-3 क्लिप देखिए छोटी छोटी, ये देखिए। ये भी है, और क्लिप देखिए छोटी छोटी है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं वहां, उनका यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, अब क्योंकि ये कांग्रेस करने वाली है, भी देखिए। जितना मर्जी आक्रमण बीजेपी पुलिस से हमें करवा ले, हम डरने वाले नहीं है। हम देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। भारत का हर एक यूथ कांग्रेस का साथी, भारत का हर एक युवा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। देश के लोकतंत्र को अधिकार में नहीं जान दे सकते। जितना मर्जी बल पुलिस के नाम से बीजेपी लगा ले, हम डरने वाले नहीं है। अरे वोट चोर, ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। मैं सुनील जी, ये तो है ही है। हम इसके साथ में वो जो 272 कल आया था, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि वो 272, उसमें चाहे पूर्व जजेज हो, रिटायर्ड जजेज हों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, या और सैन्य सेवा के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनका आया था। उसके बाद उस पर बड़ी मीमांसा हो रही है, लगातार बात हो रही है। और मैंने कहा भी था अपने शुरुआती उसमें कि भाई आप हलफनामा आप दे दीजिए, हलफनामा दीजिए, और राहुल गांधी गलत हो तो जेल में डालिए। हम लोग लगातार, और वो तो प्रमाण दे ही दे रहे हैं, आप उनको सिरे से खारिज कर रहे हो। सुनीलम जी ने जो नई चीज बताई, मैं शायद कहीं चूक हो गया होगा, मेरे से नहीं मिला ये जो मसला है, क्योंकि मैं इसके बाद बात करूंगा वो नीतीश कुमार के पुत्र के बारे में, लेकिन इस पे और फिर इसके बाद यह आ रहा है कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तो ये जो सिलसिला है ये कैसे देखते हो? और आप पश्चिम बंगाल साथ में ही सबको मिला जुला के, आपसे लेकर सुनीलम जी तक, फिर आपसे लौट के वो बात करूंगा नीतीश कुमार के पुत्र के बारे में, उसका एक उनका बयान सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पर SIR या जो मौतें हमने देखा सर, मध्य प्रदेश में तो 2 दिन पहले
यहां कलेक्टर ने आधी रात को, भोपाल कलेक्टर ने, क्योंकि 20 लाख फॉर्म भेजे और अब तक 1 लाख वापस हुए, और 1 लाख में आधी रात को महिलाएं जो बीओ बनाई गई है, 12:30 बजे रात को मीटिंग शुरू हुई थी, करते करते 1 बज गया था। यह स्थिति है एसआईआर की। टिप्पणी आप। नहीं, एसआईआर का तो विरोध होना चाहिए, प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करे, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है या सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दे, वो स्थिति बन नहीं रही है। बिहार का चुनाव एसआईआर के तहत हो गया, तो एसआईआर से निपटने के लिए जो कार्रवाई ममता बनर्जी कर रही है, वह कदम सभी को उठाना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को अपने एक एक पोलिंग बूथ की चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मतदाता आप मतदाता सूची में बना रहे, मतदाता सूची में रहेगा तब तो आप वोट देगा, चाहे आपका विरोध करेगा। अगर एक कंप्रोमाइज मतदाता सूची बन गई, जो बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ेगी, 20,000, 25,000, 50,000 लोगों के नाम काट दिए गए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, तो आपका समर्थक की मतदाता सूची में नहीं है, आप टलते रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप 20,000 लोगों का नाम काट दिया गया, चाहे 20,000 लोगों का नाम जोड़ दिया गया, 15-20,000 से हार जीत हो गई, चलिए क्या कर लेंगे। सवाल, अगर आप चुनाव को तटस्थ तरीके से कराने की जिम्मेदारी, एकदम पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग अपनी इस भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, वह तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, तो राजनीतिक दलों के पास जिम्मेदारी क्या बच जाती है? उनके पास विकल्प क्या है? वही विकल्प है जो ममता बनर्जी कर रही है। वो विरोध भी कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक पोलिंग बूथ पे तैनात भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग बाकायदे मदद करता हुआ भी दिख रहा है आपको। अब आप देखिए, एक सामान्य सा नियम है, डॉक्टर सुनीलम जी चुनाव भी लड़े हैं और स्पष्ट और भी स्पष्ट करेंगे। आप पोलिंग बूथ पर उसी व्यक्ति को एजेंट रख सकते हैं जो उस पोलिंग बूथ का मतदाता हो। आप कहीं अन्य से ला करके किसी पोलिंग एजेंट को नहीं बना सकते। बीएलए के साथ भी यही भूमिका है कि वही बीएलए होगा जो उस पोलिंग बूथ का मतदाता हो। बदले हुए क्रम में क्या हुआ, केरल में क्या कर दिया निर्वाचन आयोग ने, कुछ विधानसभा क्षेत्र में कहीं के भी आप मतदाता हो, आप कहीं बीएलए हो सकते हैं किसी भी मतदान केंद्र के लिए। ये केवल और केवल एक पार्टी जिसका जो सांगठनिक रूप से कमजोर है केरल में, उसको राहत देने के अलावा ये नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल। यह व्यवस्था तो अन्य राज्यों में आपने नहीं किया, बिहार में तो आपने नहीं किया। तो आपको आप केवल इस मात्र यह कहने मात्र से काम नहीं चलने वाला है कि केवल आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध बिल्कुल एसआईआर का तो समर्थन होना ही नहीं चाहिए। यह मतदाता सूची तैयार करने की संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है। आवेदन पत्र भर करके कोई फॉर्म भर करके मतदाता नहीं बनता रहा इस देश में। और कौन होते हैं, कौन क्यों मांगेंगे आप? किस नियमों के तहत मांग रहे हैं? मतदाता सूची का रिवीजन करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है और उसका अधिकार है। अद्यतन करी जाती रही, हर साल होता है, हर साल होता है ये, ऐसा नहीं, हर साल होता है। और कभी भी मतदाता सूची को अद्यतन करने के पीछे जो मंशा रही है वो छूटे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना रहा। मतदाता सूची से नाम काटना कभी नहीं रहा। बिहार में जाकर के मैंने देखा कि कई विधानसभा क्षेत्र हैं, हजारों की संख्या में लोगों के नाम कटे हुए हैं। जिन लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, 50 लोगों से मैं मिला। तो यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अगर आपको, अगर एसआईआर नहीं रुकता है तो। मैं एसआईआर का समर्थन नहीं करता और राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे विरोध का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन चूंकि एसआईआर चल रहा है और मतदाता सूची में आपको अपने मतदाताओं को बनाए रखना है, तो उस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन करना पड़ेगा। जो डीएमके कर रही है तमिलनाडु में या जो टीएमसी कर रही है पश्चिम बंगाल में, वह हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करना पड़ेगा। पर जिसका संगठन जहां मजबूत है और प्रत्येक राजनीतिक दलों को अपने अपने, आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, सर्वाधिक बीएलए उनके बिहार में सक्रिय थे। कहां थी समझ आरजेडी? अगर वो चीज चल रही है ठीक है, उसका विरोध करते हुए भी, लेकिन उससे पार पाना भी तो है, उसी सीमा में रहेंगे आप। ये बड़ा एक स्थिति है। तो चुनाव होने के जो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड, वो तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है।
चुनाव के दौरान आप पैसे बांट रहे हैं, लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, लोगों को अन्य राज्यों से यहाँ ले आ रहे हैं। आप कई लोगों को बिहार में भी, दिल्ली में भी, दिल्ली से बिहार में भी मतदान करने का अधिकार दे रहे हैं। तो लेवल प्ले ग्राउंड नहीं है। ऐसे में आपको अपनी राजनीतिक तैयारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब सवाल जो है, आपने जो बिहार की बात कही, बिहार में मंत्रिमंडल की, देखिए क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था अभी तक कि साहब आप सवर्ण जातियों को गाली देकर के राजनीति नहीं कर सकते। क्यों नहीं आपने बना दिया मंत्रिमंडल में 50% लोग सवर्णों को मंत्री? आप काम वही कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे। महिला 3 है सर, 3 महिला है जहां की आधी आबादी। अब 50 और नहीं, आप सोचिए ना कि महिला जो 3 है, जो पहला, अब सोचिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सिलसिला मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे याद नहीं है, हो सकता है कि अरुण जी को या डॉक्टर सुनील को याद हो, समूह में 5-5 के समूह में मंत्री शपथ ले रहे थे। नहीं सर, वो होता है सर, वो तो पहला हो रहा है जो ठीक है, जो पहला समूह आया उसमें कोई महिला नहीं थी जी। जो दूसरा समूह आया उसमें कोई महिला नहीं थी, और आप 50% महिलाओं को आरक्षण देने का आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल। महिला बंधन अधिनियम आपने पास कर रखा। जी 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 जी। तो ये भारत, ये केवल और केवल जो इसमें बड़े सलीके से सामाजिक संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही है कि बिकेगा कोई नहीं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के सामने कितना टिक पाएगा ये। सुनील सर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साफ तौर पर इसमें परिलक्षित हो रहा है। जो ब्लेम्स कर रहे हैं राहुल गांधी, जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो पूरा विपक्ष लंबे वक्त से बोल रहा है कि कैसे वोटों को चुराया जा रहा है, कैसे सरकारें बन रही हैं। नीतीश कुमार के जो सुपुत्र साहब हैं निशांत कुमार, इनका मैं बयान सुनाता हूं, इसको सुनिए। इसमें समाहित है, बहुत कुछ समाहित है, आप देखिएगा। मैं सुनाता हूं आप लोग को वो बयान, देखिएगा। मैं करता हूं सवाल इसके बाद छोटा सा। जनता ने तारीफ करना है पहले शुरू परिवार को, शुरुआत में तारीफ। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का वोट ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि 2 सीटें मिले? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारे जनता को, ऊपर की कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सुन लिया सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी, उतनी उम्मीद तो कतई नहीं थी। ये जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके सुपुत्र, जो अब फिर मुख्यमंत्री उनके सुपुत्र साहब ये कह रहे हैं, नहीं थी। और यही बात तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो वहां जो ग्राउंड पे, सुनील जी आपने भी, हम लोग बार बार लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यही तो दिख रहा था कि वहां तो था ही नहीं ऐसा, ऐसी आंधी, ऐसी तूफान, सुनामी। क्या कहिएगा आप? पहले सुनील सर आप और फिर अरुण सर। नहीं, तथ्य है। इतनी बड़ी सफलता है आपको, आप यूं ही चलते, सड़क पे चलते हुए इसका अंदाजा लगा लेंगे आप। और ऐसा नहीं है, ये जिस किसी राज्य में इस तरह का जन समर्थन मिला है सरकारों को, खासतौर से इनकम्बेंट को, वो बाकायदे महसूस किया गया। इन्हीं नीतीश कुमार को 2010 में जब जन समर्थन मिला था 5 साल के बाद, वो दिखाई पड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि जिसको आपको बहुत समझना पड़े। और अगर आपको 90% की ये थी तो आप पैसा नहीं बांट रहे होते। पैसा भी इसलिए बांटे कि आपको पता था कि सरकार के खिलाफ इस तरह की इनकम्बेंसी है। और चुनाव को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो गैर वाजिब नहीं है। इन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। अगर चुनाव को लेकर के लोगों में संशय पैदा होंगे, और वो संशय भी आधार के साथ है, मतदाता सूची से लोगों का नाम काटा जाना, अगर वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? ऐसे लोगों को मतदाता बना देना जिनके बारे में कोई पारदर्शिता न बढ़ती जा रही हो, ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? ये बड़े सवाल है। और ये सवाल जो कर रहे हैं कि उम्मीद से अधिक, वो बिल्कुल उन्होंने तथ्यों को स्वीकार कर लिया। ये संभावना किसी को भी नहीं थी। जो भी बिहार में जानता है या बिहार में घूम रहा था,